नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का धारा जीएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जैसे कि हम सभी को मालूम है कि सीजी व्यापम द्वारा हॉस्टल वार्डन के 300 पदों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हो चुकी है, जिसमें मैथ्स का वेटेज 25 मार्क्स का है। तो आइए इस वीडियो में समझते हैं मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक एवरेज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आइए चर्चा करते हैं हमारे पहले प्रश्न को। दिया गया है पहला प्रश्न, ए, बी तथा सी की आयु क्रमशः 32 वर्ष, 36 वर्ष तथा 40 वर्ष है। इनकी औसत आयु कितनी है? द एजेस ऑफ ए, बी एंड सी आर 32 ईयर्स, 36 ईयर्स एंड 46 ईयर्स रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज देयर एवरेज एज? समझिएगा, इस टॉपिक एवरेज एज में, एवरेज वाले चैप्टर में आपको केवल दो पैटर्न के प्रश्न मिलते हैं। पहले तो आपको एवरेज फाइंड करने बोलेगा पहले पैटर्न में, या दूसरे टाइप में आपको ये बोल सकता है कि आपको एवरेज दिया है। तो दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं, पहले एवरेज फाइंड करने वाला, दूसरा आपको एवरेज देने वाला। तो दोनों इंपॉर्टेंट है अपने अपने प्लेस में, दोनों से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इस वीडियो में मैंने दोनों के दोनों क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। आइए डिस्कस करते पहले प्रश्न को। तो यहाँ पे क्या दिया निकालना है आपको? औसत। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि एवरेज होता क्या है, औसत होता क्या है। तो अगर एवरेज की बात करूं तो एवरेज का एक डेफिनेशन ये है कि अगर सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं तो एवरेज का मतलब होता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन। एवरेज का मतलब होता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन, बराबर बराबर भागों में बांटने, क्या कहलाता है हमारा? औसत। ये एक परिभाषा हुआ। आगे चल के मैं एक परिभाषा आपको और बताऊंगा। तो अभी फिलहाल क्या याद रखना है कि एवरेज का मतलब होता है क्या? इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन, बराबर बराबर भागों में बांटना। अब बराबर बराबर भागों में बांटना है तो इस एवरेज को निकालने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला क्या है? आप लिखेंगे औसत बराबर दिए गए परिमाणों का योग बटे परिमाणों की संख्या। इंग्लिश में अगर मैं बोलूं तो आप बोलेंगे सम ऑफ द टर्म्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ द टर्म्स। तो दिए गए परिमाणों का योग, तो परिमाण क्या कहते हैं आपके पास? तो परिमाण दिया गया है 32 प्लस 36 प्लस 46 डिवाइडेड बाय क्या लिखूंगा मैं? परिमाणों की संख्या। तो परिमाणों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 2 3। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कितना? 3। तो ऐड करने पे कितना मिलेगा? 6 6 12 और 2 14, 4 4 8, 8 3 11, 114 बटे 3। 3 के टेबल में कटेगा, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24। तो जो आपको एवरेज मिलेगा वो क्या मिलेगा? 38। तो यहाँ पास के आप 32 और 36 और 40 का जो औसत मिलेगा वो कितना होगा? 38। तो जैसे कि मैं आपको बताया कि एवरेज का मतलब क्या होता है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन। अब समझिए इसी इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब। तो जो एवरेज मिला हमको कितना मिला? 38। और परिमाण क्या कह दिए थे? 32, 36 और 46। तो क्या करना पड़ता है एवरेज निकालने के लिए? एवरेज का मतलब जो होता है वो क्या होता है? जिसके पास अधिक है, जो अधिक है वो क्या करेगा? अपने से कुछ हिस्सा निकाल के जिसके पास कम है उसको देगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं 32 के पास कम है, 36 के पास कम है, पर 46 क्या है? इन दोनों से ज्यादा है। तो क्या करेगा 46 वाला? इस 46 से क्या करेगा? 2 अपना निकालेगा और किसको दे देगा? 36 वाले को दे देगा। इसी प्रकार इस 46 से क्या करोगे आप? 6 निकालोगे और इस 6 को किसको दे दोगे? आप इसको दे दोगे। तो जब यहां से 6 निकालोगे और 2 निकालोगे तो कितने की कमी हो जाएगी? यहाँ पास 8 की कमी होगी। और ये जब 8 की कमी होगी तो कितना बन जाएगा? ये 38। इसी प्रकार जब यहाँ से 2 निकाले तो 2 आप किसको दिए? 36 वाले को। तो 36 वाला कितना बन गया? 38 बन गया। इसी प्रकार आप 46 से कितना निकाले? 6 निकाले और किसको दे दिए? 32 वाले को। तो 32 वाला कितना बन गया? 38। और यही जो मिला आपको बराबर बराबर, यही बराबर बराबर ही क्या कहलाता है? हमारा एवरेज। तो एवरेज का मतलब क्या होता है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन, बराबर बराबर भागों में बांटना। तो इसी बराबर बराबर भागों को बांटने के लिए हम लोग सिंपल सा फॉर्मूला यूज करते हैं, और फॉर्मूला क्या है? दिए गए परिमाणों का योग बटे परिमाणों की संख्या, सम ऑफ द टर्म्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ द टर्म्स। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? निम्नलिखित संख्याओं का औसत कितना है? और आपके पास दिया है संख्या। तो औसत निकालने का फॉर्मूला भी पढ़े हम लोग। औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर होगा सभी परिमाणों का योग। औसत बराबर सभी परिमाणों का योग बटे
परिमाणों की संख्या, सभी परिमाणों का योग बटे परिमाणों की संख्या। तो परिमाण क्या क्या दिए हैं? परिमाण दिया हुआ है 76 प्लस 48 प्लस 84 प्लस 66 प्लस 70 प्लस 64। सम ऑफ द टर्म्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ द टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स काउंट कर लीजिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पास अगर मैं ऐड करूंगा तो कितना मिलेगा, 6 4 10, 6 4 10 और 20 और 8 28, कैरी ऊपर 2, 9 9 4 13, 13 और 8 21, 21 और 6 हो गया आपका कितना, 27, 27 और 6 हो गया 34, 34 और 6 40, 408 बटे 6 कितना मिल जाएगा यहाँ पास से, 6 6 जा 36, कितना बचेगा 4, 6 8 जा 48। तो जिसका एवरेज आएगा वो कितना आएगा, 48। इसका मतलब सभी को अगर आप मिक्स करोगे और वापस से बराबर बराबर बांटोगे तो सब के हिस्से में कितना जाएगा, 68 68 68 68। और यही 68 क्या कहलाता है, हमारा एवरेज। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर। यहाँ पे आपके पास जो परिमाण दिए हैं वो डायरेक्ट नहीं दिए हैं, जैसे कि पिछले स्लाइड में आप देख पा रहे थे ये परिमाण आपको डायरेक्ट दिए थे, लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो परिमाण आपको सीधा सीधा नहीं दिया है, इनडायरेक्ट तरीका से दिया है। वो इनडायरेक्ट तरीका क्या है, तो आपको समझना पड़ेगा कि नेचुरल नंबर होता क्या है, प्राकृतिक संख्या होता क्या है। आप प्राकृतिक संख्या के बारे में पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं या नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, गिनने में उपयोग की जाने वाली सभी संख्या क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्याएं। अब यदि मैं काउंटिंग स्टार्ट किया, गिनना स्टार्ट किया, तो कहां से स्टार्ट करता हूं मैं, कैसे स्टार्ट करता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जीरो को हम लोग इंक्लूड नहीं करते, इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो प्राकृतिक संख्या है वो स्टार्ट कहां से होती है, 1 से, क्योंकि प्राकृतिक संख्या कौन सी संख्या होती है, गिनने में उपयोग की जाने वाली सभी संख्या क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या। ध्यान रखेंगे प्राकृतिक संख्या स्टार्ट कहां से होती है, 1 से। 1 के बाद क्या मिलेगा, 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, और इसी प्रकार कहां तक चलते रहेगा, ये इन्फिनिटी तक चलते रहेगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, प्राकृतिक संख्या में ना जीरो इंक्लूड होता है, ना ही डेसिमल वाले इंक्लूड होते हैं, ना ही फ्रैक्शन वैल्यू इंक्लूड होते हैं। क्लियर है सभी को। तो प्राकृतिक संख्या क्या होगी, एक से लेके अनंत तक की सभी संख्या क्या कहलाएगी, प्राकृतिक संख्या। अब जो दिया गया परिमाण वो क्या दिया गया है, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या, फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स। तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स की, फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स की, तो क्या हो जाएंगे नेचुरल नंबर्स की। तो जैसे कि हमको मालूम है कि नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होता है, 1 से, और इनके में ना डेसिमल वाले आते हैं ना ही फ्रैक्शन वाले। तो अब क्या बोलोगे, अगली संख्या क्या होगी, 2, अगली क्या होगी 3, अगली क्या होगी 4, और इसी प्रकार कहां तक चलते रहेगा ये, 50 तक। क्यों 50 तक जाएगा, क्योंकि आपको कहां तक बताना है, फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर। तो जो परिमाण मिले वो क्या मिले आपको, 1 से लेके 50 तक। अब औसत निकालने का फॉर्मूला क्या है, एवरेज निकालने का। तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला है सभी परिमाणों का योग बटे परिमाणों की संख्या। तो परिमाण आपको मालूम पड़ गए, क्या क्या मिले परिमाण, 1 से लेके 50 तक। तो 1 + 2 + 3 + 4, ऐसे करते करते कहां तक जाओगे आप, +50 तक। और बटे में क्या करोगे, परिमाणों की संख्या। तो परिमाणों की संख्या करूंगा तो कितना मिल जाएगा, टोटल परिमाणों की संख्या 50। अब आपको इसको ऐड करना है, तो जो n प्राकृतिक संख्या आते हैं उसको कैसे ऐड करते हैं, तो उसका फॉर्मूला है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग क्या मिलेगा आपके पास। तो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n + 1 डिवाइडेड बाई 2, जहां पे n क्या होता है, n होता है अंतिम पद, लास्ट टर्म, अंतिम पद या इसी इंग्लिश में बोलते हैं लास्ट टर्म। तो यहाँ पे देख पा रहा हूं मैं अंतिम पद क्या मिलेगा मेरे को, 1 से लेके 50 तक के बीच में, 1 से लेके 50 तक के बीच में अंतिम पद क्या मिलेगा, मिलेगा 50। तो आप यहाँ पे क्या रखोगे, n के प्लेस में 50, ब्रैकेट लगाओगे, क्या लिखोगे, 50 + 1 बटे में क्या जाएगा 2, सॉल्व करने पे कितना मिलेगा, 50 × 51 बटे में 2। तो ये क्या मिला आपको, योग मिला किसका, 1 से लेकर 50 तक। आपको बताना क्या है, औसत। तो औसत बराबर में आप रख दो यहाँ पे 1 से लेके 50 तक का, 50 ×
51/2 और बगल में क्या लगा हुआ है 50, तो आप बगल में क्या लगाओगे मल्टीपल लिख के 50। तो जो ये टर्म मिला आपको, ये टर्म क्या मिला आपको 1 से लेके 50 तक की सभी संख्याओं का योग मिला है, ये योग है। और ये क्या 50 जो नीचे में आएगा परिमाणों की संख्या, तो यहाँ पास 50 से 50 कैंसिल होगा और क्या मिल जाएगा 51/2, तो रिजल्ट मिलेगा 25.5। तो ये एक तरीका है निकालने का, समझ में आया होगा आप लोगों को। एक तरीका और है निकालने का कि यदि आपके पास कुछ ऐसी सीरीज होगी जिसमें कॉमन डिफरेंस मेंटेन होगा, क्या बोल रहा हूं मैं, आपके पास ऐसी सीरीज होगी जो कॉमन डिफरेंस में मेंटेन होगा, जैसे कि ये है 1 2 1 2 3 4 5, कहां तक गया सब 50 तक। इन सभी के बीच में कॉमन डिफरेंस मेंटेन है। कॉमन डिफरेंस कितने का मेंटेन है, देखो यहाँ पे 1 1 1 1, दो निकटतम पदों के बीच का यदि अंतर जो है वो समान है तो एक और तरीके से आप निकाल सकते हो, और वो तरीका क्या है, आप सीधा सीधा यूज कर सकते हो एवरेज बराबर मैं यूज कर सकता हूं फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2। तो फर्स्ट टर्म में क्या दिख रहा है मेरे को यहाँ पे 1 और लास्ट टर्म में क्या दिख रहा है मेरे को यहाँ पे 50, डिवाइडेड बाय क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे 2, तो कितना मिल जाएगा 51 डिवाइडेड बाई 2 25.5। लेकिन इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल रहेगा जब आपके पास ऐसी सीरीज दी रहेगी, ऐसी परिमाणों की संख्या परिमाण दिए रहेंगे जो कॉमन डिफरेंस में मेंटेन रहेंगे, समान अंतर में मेंटेन रहेंगे, तभी आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं। अगर मैं लिख दिया 1 3 9 10 15 17, अब यहाँ पे आप बोलोगे इस फॉर्मूले का यूज कर लूं, तो आप यूज नहीं कर सकते, इसमें आपका आंसर नहीं आएगा। ये तभी यूज करोगे जब आपके पास कॉमन डिफरेंस मेंटेन रहेगा। तो इस फॉर्मूले का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न आएंगे तो आप उसको देख के ही आंसर कर सकते हो। फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, लेकिन कंडीशन में फिर से बोल रहा हूं कॉमन डिफरेंस होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस होगा तभी आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, 50 तक सभी समप्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो अभी मैं बताया आपको कि प्राकृत संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या होती है 1 से लेकर अनंत तक, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है समप्राकृत संख्याओं का। तो समप्राकृत संख्या कहने का मतलब कौन सी हो गए, इवन नंबर्स। इवन नंबर किसे कहते हैं, वे सभी संख्याएं जो 2 से क्या हो पूर्णतः विभाजित हो। अब क्या बोला गया है 50 तक बोला गया है, तो 50 तक बोला गया है तो आपको सम संख्या कौन कौन से मिलेंगे 2 4 6 8 10 से करते करते कहां तक जाओगे आप 50 तक, कहां तक जाओगे आप 50 तक। तो अभी मैं बताया कि ऐसे आपको सीरीज मिल गई या ऐसे आपको ऑब्जर्वेशंस मिल गए जो कॉमन डिफरेंस में मेंटेन है, तो आप सीधा सीधा एवरेज निकाल सकते हैं। और एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2। फर्स्ट टर्म क्या मिल जाएगा 2, लास्ट टर्म क्या मिल जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे रिजल्ट क्या मिलेगा 52 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 26। तो ये रिजल्ट थोड़ा सा याद रखेंगे आप, ये रिजल्ट कब अप्लाई करेंगे, जब आपके पास सीरीज किसमें दी रहेगी कॉमन डिफरेंस में, जब दो निकटतम पदों के बीच का अंतर कैसा बना रहेगा समान। अब यहाँ पे मैंने स्टार्ट किससे किया है 2 से, तो क्योंकि क्या बोला गया है समप्राकृत संख्या, और सबसे छोटी समप्राकृत संख्या क्या मिलेगी आपको 2, इसलिए आप स्टार्ट कहां से किए 2 से। 2 के बाद क्या मिलेगा 4, 3 तो नहीं मिलेगा, 3 तो विषम संख्या हो जाएगी। उसके बाद क्या मिलेगा 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, करते 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 कहां तक गया 50 तक। तो इस हिसाब से इसका एवरेज क्या निकल जाएगा, अब बोलेंगे फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2, तो जो एवरेज आएगा कितना आएगा 26, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। चलिए एक छोटा सा अनाउंसमेंट है कि धारा जीएस के द्वारा हॉस्टल वार्डन के लिए 7 मार्च चलाया जा रहा है, जो कि कब से स्टार्ट है, दिन गुरुवार से, थर्सडे से। इसका जो टाइमिंग रहेगा वो टाइमिंग रहेगा सुबह रहेगा 7:30 से 10:30, सुबह रहेगा 7:30 से 10:30। जिसमें पोखराज सर आपको पढ़ाएंगे कंप्यूटर, आकाश सर पढ़ाएंगे बाल मनोविज्ञान एवं सामान्य ज्ञान, मैं पढ़ाऊंगा आपको मैथ्स, सोनल मैडम पढ़ाएगी आपको इंग्लिश और किरण मैडम पढ़ाएगी आपको हिंदी भाषा। तो ध्यान रखेंगे ये जो क्लास होगी वो कब से स्टार्ट है 7 मार्च से, और टाइमिंग क्या है इसका सुबह 7:30 से 10:30। इसका जो मोड रहेगा वो ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन
दोनों मोड में संचालित की जाएंगी इसको, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन। अगर आपको ऑफलाइन क्लास अटेंड करनी है तो दिए गए एड्रेस में आपको आना पड़ेगा और आपको अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया। अगला दिया गया 5 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत 21 है, इनमें से सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्न व्यापम में बार बार पूछे जाते हैं, तो हॉस्टल वार्डन में ऐसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना भी बहुत ज्यादा है, तो इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। क्या दिया गया है? 5 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत। समझिएगा, क्रमिक विषम संख्याओं का औसत, क्रमिक विषम संख्याओं का औसत इंग्लिश में बोलते हैं कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। तो पहले समझिए कि क्रमिक संख्या या क्रमागत संख्या, क्रमिक बोलो या फिर आप क्या बोल दो इसी को आप क्रमागत, एक ही बात है। क्रमिक बोलो या फिर क्या बोल दो आप क्रमागत, इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंसेक्यूटिव नंबर्स। तो अगर मैं बोला कि क्रमिक संख्या क्या होगी? अगर मैं बोला कि मेरी पहली क्रमिक संख्या जो है स्टार्ट हो रही है 1 से, तो अगला क्या होगा? 2, अगला क्या होगा? 3, अगला होगा 4, अगला होगा 5, अगला होगा 6 और इसी प्रकार ये आगे चलता रहेगा। मैं बोला अगर मेरी पहली क्रमागत संख्या 10 से स्टार्ट है तो अगला क्या होगा? 11, अगला होगा 12, अगला होगा 13, अगला होगा 14 और इसी प्रकार चलते रहेगा। मैंने माना कि मेरी पहली क्रमागत संख्या 50 है तो अगला क्या हो जाएगा? 51, अगला होगा 52, अगला होगा 53, अगला होगा 54 और इसी प्रकार ये आगे चलता रहेगा। तो आप देख पा रहे हैं कि अगर आपके पास क्रमागत की सीरीज होगी, कंसेक्यूटिव नंबर्स की सीरीज होगी, तो उनके बीच का अंतर कितना बना रहता है? दो निकटतम पदों के बीच में 1 का। कितने का बना रहता है? 1 का। आप देख पा रहे हैं सभी में कितने का बना रहता है? 1 का। तो इसी प्रकार अगर मैं माना कि मेरी पहली क्रमागत संख्या x है तो अगला क्या हो जाएगा? x+1, अगला क्या हो जाएगा? x+2, अगला क्या हो जाएगा? x+3 और इसी प्रकार ये चलता रहेगा। किस केस के लिए? क्रमागत संख्याओं के लिए या कंसेक्यूटिव नंबर्स के लिए। पर हमारे प्रश्न में क्या दिया गया? क्रमिक विषम संख्याओं, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। तो नंबर तो क्रमागत में होने चाहिए, पर वो नंबर कैसे होने चाहिए? विषम संख्या। तो समझिएगा, विषम क्रमागत संख्या किसे कहते हैं? विषम क्रमागत संख्या, विषम क्रमागत संख्या। तो विषम क्रमागत संख्या अगर मैं माना कि मेरी पहली विषम क्रमागत संख्या 1 है तो अगली कौन सी होगी? 3, उसके बाद होगी 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9 और इसी प्रकार ये आगे चलते रहेगा। क्योंकि संख्या कैसी होनी चाहिए? विषम। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट किससे किया हूँ? 1 से, तो अगली कौन सी होगी? 3। यहाँ पे 2 नहीं आ सकता क्योंकि 2 जो है वो आपका सम संख्या, विषम संख्या नहीं। अगर इसी प्रकार मैं स्टार्ट करता 19 से तो अगला क्या मिलेगा? 21, अगला क्या मिलेगा? 23, अगला क्या मिलेगा? 25, अगला क्या मिलेगा? 27। अगर मैं स्टार्ट करता बाय द वे 61 से तो अगला क्या मिलेगा? 63, अगला क्या मिलेगा? 65, अगला क्या मिलेगा? 67 और इसी प्रकार आगे चलता रहेगा। तो अगर विषम क्रमागत संख्या रहेगा तो आप क्या पाएंगे कि 2 निकटतम पदों के जो बीच का अंतर रहता है वो कितना रहता है? 2। कितना रहता है? 2। और यही केस में मैं क्रमागत की बात करूं तो यहाँ पे कितना मिल रहा था हम लोग को अंतर? 1-1 का। लेकिन विषम क्रमागत में कितने का मिलता है? 2-2 का। आप किसी को भी देख लो, यहाँ पे भी कितना मिलेगा? 2। यहाँ पे भी कितना मिलेगा? 2। तो अगर इसी प्रकार मैंने माना कि मेरी पहली विषम क्रमागत संख्या x है तो अगली क्या हो जाएगी? आप बोलेंगे x+2, फिर अगली क्या हो जाएगी? x+4, फिर अगली क्या हो जाएगी? x+6। आप इस 2 और 4 और 6 को देख के कंफ्यूज नहीं होंगे कि सर 2, 4, 6 तो जो है वो सम संख्या है। ये जो 2, 4, 6 है इसका वैल्यू डिपेंड किस में कर रहा है? x पे डिपेंड कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो आप जो है इस सीरीज को विषम क्रमागत संख्या की तरह यूज कर सकते हैं। अगर मैं चाहूं, अगर मैं स्टार्ट करूं सीरीज को x+1 तो अगला क्या लूंगा मैं? x+3, अगला क्या लूंगा मैं? x+5, अगला क्या लूंगा मैं? x+7। इसको भी मैं विषम क्रमागत संख्या की तरह यूज कर सकता हूं। बस आपको केवल इतना ध्यान रखना चाहिए कि 2 विषम क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर जो होगा, विषम क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर 2 होना चाहिए। बस, फिर आप कोई भी सीरीज लेके बनाइए, आपका आंसर सही आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो विषम क्रमागत संख्या किसे कहते हैं? क्रमागत संख्या किसे कहते हैं? अब आइए हमारे क्वेश्चन पे जो दिया गया है। दिया गया प्रश्न 5 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत 21 है। अब समझिएगा, औसत का मतलब, एक बताया मैं आपको, औसत का मतलब होता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन और एक होता है औसत का मतलब बीच की वैल्यू। एक औसत का मतलब क्या बोलोगे आप? बीच की वैल्यू। बीच की वैल्यू या बीच की संख्या बोल दो। पर ऐसा कब बोलोगे आप?
पर आप ऐसा कब बोलोगे, जब आपका जो सीरीज रहेगा या जो ऑब्जर्वेशंस रहेंगे या जो परिमाण रहेंगे वो कैसे रहेंगे, कॉमन डिफरेंस में। किसमें रहेंगे वो, कॉमन डिफरेंस में। जब आपका सीरीज किसमें रहेगा, कॉमन डिफरेंस में, तब आप क्या बोलोगे, सर एवरेज जो होगा वो बीच की वैल्यू। पहले समझिए इस बात को। मैं अब लिखा 1 2 3 4 और 5। अब मैं पूछा कि इसका एवरेज क्या होगा, तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला है क्या, सभी परिमाणों का योग बटे परिमाणों की संख्या। तो आप क्या करते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइडेड बाय क्या करते हैं 5। यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपके पास, 1 और 2 3 3 3 6, 15/5 और 15/5 यानी कितना हो गया 3। तो एवरेज कितना मिला 3। तो इसी बात को मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एवरेज का एक मतलब और होता है बीच की वैल्यू। पर बीच की वैल्यू कब होगी, जब आपके पास ऐसा सीरीज होगा जिसमें कॉमन डिफरेंस मेंटेन होगा, दो निकटतम पदों के बीच का अंतर कैसा होगा, कॉमन, समान होगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 1 और 2 के बीच का अंतर कितना है 1, 2 और 3 के बीच का अंतर 1, 3 और 4 के बीच का अंतर 1, 4 और 5 के बीच का अंतर 1। तो आप सीधा सीधा बोल दीजिए सर जो बीच की वैल्यू है 3, यही मेरा क्या होने वाला है, एवरेज। इसी प्रकार अगर मैं एक एग्जांपल और लूं 2 4 6 8 10, तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कॉमन डिफरेंस मेंटेन है, तो आप सीधा सीधा पकड़ोगे बीच का वैल्यू और इसी क्या बोल दोगे कि सर जो 6 है वो क्या है मेरा एवरेज। तो इसी प्रकार आप इस प्रश्न को देखोगे तो क्या दिया गया है, 5 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत कितना है 21। और हमको मालूम है क्या कि क्रमिक विषम संख्याओं के बीच का अंतर कितना रहता है, 2 रहता है। और औसत कितना दिया है 21। और औसत का मतलब क्या बोलोगे आप, बीच की वैल्यू। तो इसका मतलब आप क्या बोलोगे 21 सर कहां पे आने वाली रहेगी, बीच में आने वाली रहेगी। और कैसी संख्या है, विषम क्रमागत संख्या है। तो विषम क्रमागत संख्या है मतलब 21 तो बीच में आ गई, इसके ऊपर कोई संख्या होगी और इसके नीचे कोई संख्या होगी। तो अगर मैं इसके ऊपर की बात करूंगा तो क्या मिलेगा यहाँ पे 19, इसके और ऊपर की बात करूंगा 17, इसके नीचे की बात करूंगा तो क्या मिलेगा 23, और इसके नीचे की बात करूंगा तो क्या मिलेगा 25। तो ये क्या हो गया मेरी 5 विषम क्रमागत संख्या की सीरीज हो गई, जहां पे 21 क्या हो गया एवरेज। और एवरेज का मतलब क्या होता है, बीच वाली वैल्यू। एवरेज का मतलब क्या होता है, बीच वाली वैल्यू। तो 21 बीच वाली वैल्यू हो गई, और 21 से पहले क्या हो गई 19, 19 से पहले 17, 21 के बाद 23, 23 के बाद क्या होगी 25। अब आप आसानी से बता सकते हैं, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हो जाएगा आपके पास 17। 17 जो है आपकी क्या हो जाएगी, छोटी से छोटी संख्या विषम क्रमागत संख्या में जिसका एवरेज क्या रहेगा 21। अगर पूछता बड़ी संख्या तो आप क्या बोलते हैं 25। तो इस प्रकार आप निकाल सकते हैं ओरली। क्लियर है कि नहीं। अगर मैं इसकी फंडामेंटल की बात करूं तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 5 विषम क्रमागत संख्या माननी पड़ेगी। यदि आपने पहला x माना तो आप अगला क्या मान सकते हो x+2, अगला क्या मानोगे x+4, अगला क्या मानोगे x+6, और अगला क्या मानोगे x+8। क्लियर है। अब एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, औसत निकालने का फॉर्मूला। औसत निकालने का फॉर्मूला होता है सभी परिमाणों का योग। तो x, x+2, x+4, x+6, और क्या लिखना पड़ेगा आपको x+8, सभी परिमाणों का योग बटे में क्या जाएगा, परिमाणों की संख्या। और आपको एवरेज दिया हुआ है कितना 21, आप यहाँ पे 21 रखेंगे। ऊपर में क्या मिलेगा, जोड़ने पे 5x प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पास से 6 4 10 और 10 20/5। तो यहाँ पास 21 ये हो गया, 5 कॉमन निकाल लो, क्या बचेगा x+4, 5 से 5 कैंसल, क्या मिलेगा आपके पास यहाँ पे x+4। तो यहाँ से अगर x का वैल्यू निकालूंगा तो क्या मिलेगा 21 - 4, और 21 - 4 यानी कितना हो गया 17। और आपने x को ही क्या माना है सबसे छोटी वैल्यू, देयरफॉर पूछा भी वही है स्मॉलेस्ट नंबर, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 17। अगर पूछता बड़ी वैल्यू तो आप क्या बताते x+8 बताते। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आप। एवरेज का मतलब समझो, एवरेज का मतलब होता है बीच वाली वैल्यू। कब, जब आपका सीरीज में कॉमन डिफरेंस मेंटेन है। तो आप 21 को सीधा सीधा क्या रखो, बीच में रख दो। अब वो आपके पास विषम संख्या है, तो विषम संख्याओं के बीच का अंतर कितना होना चाहिए, 2-2 का, तो आप 2-2 का मेंटेन कर दीजिए। क्लियर है। इस प्रकार आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। अगर बोलता 5 क्रमागत संख्या का औसत 21 है, केवल क्रमागत बोलता, विषम नहीं बोलता, तो आप क्या करते 21 को बीच में रखते। अब क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर कितना होता है, 1-1 का। तो ऊपर में क्या आता 20, इसके ऊपर में क्या आता 19, इसके नीचे में क्या आता 22, और इसके नीचे में क्या आता 23। किसके लिए आता है ये, क्रमागत संख्याओं के लिए। क्यों, क्योंकि क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर कितना होता है 1-1 का, तो आप 1-1 मेंटेन कर देते। दिया क्या है क्वेश्चन में, विषम क्रमागत संख्याओं का, विषम क्रमागत संख्याओं में अंतर कितने का होता है 2-2 का। अब 2-2 का मेंटेन करते चलिए, और एवरेज वाले वैल्यू को कहां पे रख दीजिए
बीच में रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा पेपर में पूछा था व्यापम के में, थोड़ा ध्यान रखेंगे ऐसे प्रश्नों को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न समझिएगा, ये दूसरा पैटर्न का प्रश्न है, ठीक है ना। दो पैटर्न के प्रश्न मिलेंगे बताया था मैं। पहला आपको एवरेज फाइंड करने बोलेगा, दूसरे में आपको एवरेज दिया रहेगा। दूसरे में क्या रहेगा आपके पास, एवरेज दिया रहेगा। तो जब आपके पास एवरेज दिया रहेगा तो सबसे पहला काम ये रहेगा कि आप सभी परिमाणों का योग निकालेंगे। अब सभी परिमाणों का योग कैसे निकालेंगे, तो औसत गुणित परिमाणों की संख्या, क्योंकि औसत का फॉर्मूला यही होता है। औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है सभी परिमाणों का योग, सभी परिमाणों का योग बटे परिमाणों की संख्या। तो अगर मेरे को परिमाणों का योग निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, क्रॉस में मल्टीप्लाई करूंगा। तो यहां से मैं लिख सकता हूं ना, सभी परिमाणों का योग, सभी परिमाणों का योग बराबर में औसत गुणित परिमाणों की संख्या। तो आप ध्यान रखेंगे, जब आपके पास औसत दिया रहेगा सबसे पहला काम क्या रहेगा आपके पास, सभी परिमाणों का आप क्या निकालोगे, योग। इसी प्रकार हमारे प्रश्न में क्या दिया है, दो संख्याओं a तथा b का औसत 20 है। सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, सभी परिमाणों का योग, और परिमाण क्या क्या दिए हैं, a और b। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पास, a प्लस b, ये हो गया परिमाणों का योग, बराबर में क्या हो जाएगा, औसत। औसत कितना है 20, और परिमाणों की संख्या कितनी हो जाएगी, a और b, टोटल कितने हो गए 2। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, a प्लस बी बराबर 40। ये क्या हो गया मेरा समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार अगला क्या दिया है, b प्लस सी का औसत, फिर औसत दिया है तो फिर क्या निकालोगे आप, परिमाणों का योग। तो b प्लस सी बराबर क्या लिखोगे आप, 19 गुणित परिमाणों की संख्या कितनी हो जाएगी 2, कितना मिलेगा यहाँ पास से 38, जो हो गया समीकरण नंबर 2। अगला स्टेटमेंट क्या दिया है, c तथा a का औसत 21, तो फिर से क्या निकालोगे, परिमाणों का योग, c प्लस a बराबर कितना हो जाएगा, 21 गुणित 2, कितना हो जाएगा यहाँ पास से 42। ये क्या हो गया आपके पास समीकरण नंबर 3। आपको किसका मान बताना है, a का मान बताना है। तो a का मान बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इन तीनों समीकरण को हल करना पड़ेगा। तो अगर मैं इन तीनों समीकरण को मैं क्या कर दूं, ऐड कर दूं, क्या कर दूं मैं, इन तीनों समीकरण को ऐड, तो क्या मिलेगा मेरे को यहाँ पास से, 2 टाइम्स ऑफ a प्लस 2 टाइम्स ऑफ b प्लस 2 टाइम्स ऑफ c, बराबर में कितना हो जाएगा यहाँ पास से 8 2 10, कैरी 1, 4 4 8, 4 तिया 12। यहाँ पे कौन सा हो गया, ये समीकरण नंबर 4। इसी को थोड़ा सा और सॉल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा आपके पास, यहाँ पे 2 कॉमन निकाल सकता हूँ, तो मैं a प्लस बी प्लस सी लिख सकता हूँ यहाँ पास से 120। तो यहाँ पास से a प्लस बी प्लस सी बराबर में कितना हो जाएगा, 120 बटा 2, और 120 बटा 2 यानी कितना हो गया 60। और इसी a प्लस बी प्लस सी को मैं समीकरण नंबर क्या नाम दे दूं मैं, चौथा। अब आपको बताना कौन सा वैल्यू है, बताना आपको है वैल्यू a का। तो आप क्या करो, यहाँ पे b प्लस सी का वैल्यू रख दो, और b प्लस सी बराबर कितना है आपके पास, यहाँ पे निकाले हो आप, b प्लस सी बराबर कितना है 38। तो आप यहाँ पे b प्लस सी का वैल्यू रख दो, a प्लस 38 बराबर कितना हो गया 60। तो a बराबर कितना हो जाएगा 60 माइनस 38, 60 माइनस 38 कितना मिलेगा, 10 में 8 गया 2, और 5 में से 3 जाएगा, 5 में से 3 जाएगा 2। तो आपका आंसर कितना जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 22। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, सोमवार बुधवार और शुक्रवार का औसत तापमान 41 डिग्री सेंटीग्रेड था। बुधवार बृहस्पतिवार और शुक्रवार का औसत तापमान 42 डिग्री सेंटीग्रेड था। यदि बृहस्पतिवार का तापमान 43 डिग्री सेंटीग्रेड था तो सोमवार का तापमान ज्ञात कीजिए। द एवरेज टेम्परेचर फॉर मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे वाज 41 डिग्री सेंटीग्रेड। The average temperature for Wednesday, Thursday and Friday was 42 degree centigrade. If the temperature on Thursday was 43 degree centigrade, then the temperature of Monday was. समझिए, अभी मैं बताया आपको, क्या बताया कि अगर आपके पास औसत दिया है तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, आप निकालोगे परिमाणों का योग। और परिमाण क्या क्या दिए हैं, सोमवार बुधवार शुक्रवार, इसी को मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, मंडे प्लस वेडनेसडे प्लस फ्राइडे। सभी परिमाणों का योग कैसे निकालते हैं, औसत गुणित परिमाणों की संख्या। परिमाणों की संख्या कितनी हो जाएगी 3, 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे आप, ये क्या बन जाएगा आपके पास, यहाँ पास से 123। ये क्या बन गया आपके पास समीकरण नंबर पहला।
इसी प्रकार अगला स्टेटमेंट क्या दिया है, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार का औसत तापमान 42 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पास से फिर क्या निकालोगे, सभी परिमाणों का योग, औसत मालूम है, पहले क्या निकालोगे, परिमाणों का योग। तो परिमाणों का योग को क्या लिखूंगा मैं, वेडनेसडे प्लस थर्सडे प्लस फ्राइडे, कितना हो जाएगा यहाँ पास से, कितना दिया हुआ है औसत 42, मल्टीप्लाइड बाय क्या करूंगा मैं, परिमाणों की संख्या। परिमाणों की संख्या कितनी है, 1 2 3, इसलिए मल्टीप्लाई किससे किया मैं, 3 से। तो क्या मिलेगा रिजल्ट यहाँ पे 126। ये हो गया क्या मेरा समीकरण नंबर 2। साथ ही साथ में दिया गया है थर्सडे का जो टेम्परेचर था कितना था, 43 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप थर्सडे का वैल्यू पुट करेंगे 43 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको यहाँ पास इस वैल्यू कहाँ पे पुट करना है, समीकरण नंबर 2 में। तो क्या मिलेगा, वेडनेसडे प्लस 43 प्लस फ्राइडे इक्वल्स टू कितना हो गया 126। तो वेडनेसडे प्लस फ्राइडे का वैल्यू कितना हो जाएगा 126 माइनस 43, सॉल्व करने पे कितना मिलेगा, वेडनेसडे प्लस फ्राइडे 6 में से 3 गया 3 और 12 में से 4 गया 8। इसका मतलब वेडनेसडे प्लस फ्राइडे को टोटल जो टेम्परेचर था कितना था 80 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसी को मैं नाम क्या दे रहा हूँ, समीकरण नंबर 3। क्लियर है। अब मेरे को वैल्यू किसका बताना है, बताना है टेम्परेचर ऑन मंडे। तो मंडे का टेम्परेचर बताना है, तो इस समीकरण नंबर 3 को, इस समीकरण नंबर 3 को मैं कहाँ पे पुट कर दूं, समीकरण नंबर 1 पे। तो आप यहाँ पे लिख दो पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 वी गेट, क्या मिलेगा हमको, तो आप वेडनेसडे प्लस फ्राइडे का वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे तो क्या मिलेगा, मंडे प्लस 83 इक्वल्स टू कितना हो गया 123। तो मंडे बराबर कितना हो जाएगा 123 माइनस 83। तो मंडे के प्लेस में आप कितना जाएगा 40, और यूनिट क्या है डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर डी। तो ध्यान रखना, दो पैटर्न के प्रश्न बनते हैं। पहले तो आपको एवरेज फाइंड करने बोलेगा, दूसरा आपको एवरेज दिया रहेगा। तो जब भी आपको एवरेज दिया रहेगा आप सबसे पहले क्या निकालोगे, टोटल। पिछले स्लाइड से हम वही करते आ रहे हैं, यहाँ पे भी आपको एवरेज दिया है तो आप सबसे पहले क्या निकाले, टोटल। क्लियर है कि नहीं। इसी प्रकार आप यहाँ पे भी देखो, चलिए तो नहीं है फिलहाल, तो आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, जब भी आपके पास एवरेज दिया रहेगा तो सबसे पहले क्या निकालेंगे आप, टोटल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, 24 छात्रों तथा अध्यापक की औसत आयु कितनी है, 15 वर्ष। जब अध्यापक की आयु निकाल दी जाती है तो औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है। अध्यापक की उम्र ज्ञात करें। जब आपके पास ऐसे प्रश्न आए कि ग्रुप से कोई एक व्यक्ति बाहर जा रहा है या कोई ग्रुप में एक आध व्यक्ति आ रहा है, तो उसको निकालने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर मैं फंडामेंटल की बात करूंगा थोड़ा सा बड़ा बन जाता है, तो मैं आपको एक फ्रेम करके दे रहा हूं, आप केवल उसमें पुट करना, आपका आंसर आ जाएगा। आप लिखोगे यहाँ पे क्या, नया औसत, नया औसत बराबर पुराना औसत, पुराना औसत गुणित पुराना परिमाणों की संख्या, और मैं यहां पे लिख रहा हूं प्लस माइनस एक्स डिवाइडेड बाय नया परिमाणों की संख्या। नया परिमाणों की संख्या। तो मैं आपको उसको शॉर्टकट में बता रहा हूं। अगर आप फंडामेंटल बनाओगे तो जैसे कि मैं इस प्रश्न को समझाया था पिछले वाले प्रश्न में कि सबसे पहले क्या निकालते हैं हम लोग, टोटल। फिर टोटल निकाल के हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ऐसे प्रश्न जब आएंगे आपके पास, जब क्या करेगा, ग्रुप में से कोई एक व्यक्ति बाहर जाएगा या ग्रुप में से कोई एक व्यक्ति अंदर आएगा। नया ग्रुप में क्या होगा, व्यक्ति अंदर आएगा या तो फिर क्या होगा, बाहर जाएगा। तो आप सिंपली इसी फॉर्मेट को याद रखना और इस फॉर्मेट को याद कर लो और सीधा सीधा अप्लाई कर देना, आपको एक लाइन में आंसर आ जाएगा। आप समझिए कि अप्लाई कैसे करेंगे। क्या दिया गया है, पुराना औसत गुणित पुराना परिमाणों की संख्या। तो यहाँ पे देखो 24 छात्रों तथा अध्यापक की औसत आयु कितनी है, 15 वर्ष। तो यही क्या कहलाएगा आपके पास जो दिया है 15 वर्ष, क्या कहलाएगा आपका पुराना औसत। क्या कहलाएगा, पुराना औसत। मल्टीप्लाइड बाय क्या लिखा हूं, पुराना परिमाणों की संख्या। तो यहाँ पे देखो कितने परिमाण है, 24 छात्रों तथा अध्यापक। अध्यापक कहने का मतलब एक अध्यापक। तो 24 प्लस 1 कितना हो जाएगा, टोटल 25। तो परिमाणों की संख्या कितनी हो गई, 25। बगल में क्या लगा है, प्लस और माइनस।
अब समझिए कि प्लस कब लेंगे और माइनस कब लेंगे। तो जब कोई ग्रुप में आएगा, तो क्या करेंगे हम लोग प्लस, और जब कोई ग्रुप से जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे माइनस। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन को आप देखो, अध्यापक की आयु निकाल दी जाती है, इसका मतलब क्या हो रहा है, अध्यापक जाने वाला है, तो जब जाएगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे माइनस। क्लियर है? जब जाएगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे माइनस, और बगल में क्या लिखा हुआ है एक्स, तो आप भी क्या लगा दो एक्स, बटे में क्या आएगा नया परिमाणों की संख्या। नया परिमाणों की संख्या समझिए, पहले कितने थे 24 छात्र थे और एक अध्यापक, तो टोटल कितने परिमाण थे 25 थे। अब क्या हो गया, अध्यापक चले गए, तो अध्यापक चले गए तो क्या मिलेगा आपके पास, 24 से क्या हो जाएगा एक कम, कितना मिल जाएगा आपके पास, सॉरी 25 से एक कम कितना मिल जाएगा आपके पास यहाँ पे 24। तो पहले कितने थे 24 प्लस 1 25 थे, अब अध्यापक चला गया तो कितना बच जाएगा, केवल और केवल 24 छात्र बच जाएंगे, अध्यापक चले गए। अब इसके बाद क्या लिखा हुआ है इंग्लिश, इधर क्या लिखा हुआ है एलएचएस में बराबर में नया औसत। तो नया औसत में क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो अध्यापक की आयु निकाल दी जाती है तो औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है। औसत आयु क्या हो जाती है, 1 वर्ष कम हो जाती है। पहले कितनी थी आपकी औसत आयु, यहाँ पे जो लिखा हुआ है 15, अब 1 वर्ष कम हो गई। तो कम होना मतलब क्या करोगे आप, कम करोगे, कितना कम हुआ 1 वर्ष, तो पहले 15 था तो 15 में 1 कम कर दो, कितना हो जाएगा यहाँ पास 14, कितना हो जाएगा आपके पास 14। अगर बोलता कि 1 वर्ष बढ़ गई तो आप क्या करते 15 में 1 ऐड कर देते, कितना हो जाता वहां पे 16। तो फिलहाल अभी क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि कम हो गई है, तो आप क्या करेंगे माइनस, इसको सॉल्व करोगे आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं 14 गुणित 24 बराबर में 15 गुणित 25 माइनस एक्स, एक्स को आप इधर ले आएंगे क्या मिलेगा 15 गुणित 25 माइनस क्या बच जाएगा यहाँ पे 14 गुणित 24। तो अगर इसको हल करेंगे आप तो जो आपको आंसर मिलेगा कितना मिलेगा 25 गुणित 15, 25 गुणित 15 कितना जाएगा 250 प्लस 125 कितना जाएगा 5 7 3, कितना हो गया यहाँ पास से 375 माइनस 24 गुणित 14, 24 गुणित 14 करोगे तो कितना मिलेगा आपके पास 240 और 24 क्या हो जाएगा यहाँ पास 336। तो आप 336 घटा दो, क्या मिलेगा आपके पास 15 में से 6 जाएगा 9 और 6 में से 3 जाएगा 3, जो आपका आंसर आएगा कितना जाएगा 39 वर्ष। तो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर मैं फंडामेंटल में जाऊंगा तो बहुत बड़ा बन जाएगा। केवल आपको इतना याद रखना है कि नया औसत बराबर पुराना औसत गुणित पुराना परिमाणों की संख्या प्लस माइनस एक्स डिवाइडेड बाय नए परिमाणों की संख्या। अब प्लस कब लेंगे जब ग्रुप में आएगा, और माइनस कब लेंगे जब ग्रुप में से कोई एक व्यक्ति बाहर जाएगा। क्लियर है कि नहीं? अब उसके आने और जाने के कारण क्या होगा, औसत में कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। अगर औसत में परिवर्तन होगा तो कम हुआ तो पुराने औसत में क्या कर दोगे आप घटा दोगे, अगर बढ़ेगा तो पुराने औसत में क्या कर दोगे जोड़ दोगे। ये फॉर्मूला मैं आपके लिए एकदम फ्रेम करके दे दिया हूं, केवल आपको डेटा को पुट करना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न भी यही सेम क्वेश्चन है, बस इसका भाषा बदला है, लेकिन उसका जो सेंस निकलेगा बिल्कुल इसी पुराने प्रश्न की तरह निकलेगा। समझिएगा क्या दिया है, एक बल्लेबाज अपनी 11वीं पारी में 77 रन बनाता है जिससे उसका औसत स्कोर 3 बढ़ जाता है। 11वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर क्या है। अब बैट्समैन 11वीं पारी में कितना बनाया है 77 रन, तो इसका मतलब ये होगा कि शुरू के 10 इनिंग में कुछ ना कुछ तो रन बनाया होगा। अब वो कितना बना है मेरे को पता तो है नहीं, तो मैं उन सभी 10 के 10 का एवरेज क्या ले लेता हूं, मैं एक्स ले लेता हूं। तो मैं इस फॉर्मूले का यूज करते हुए आपको बताता हूं कि कैसे यूज करूंगा इस फॉर्मूले का। समझिएगा फॉर्मूला क्या पढ़े हम लोग, नया औसत। नया औसत बराबर क्या बताया मैं आपको, पुराना औसत गुणित पुराना परिमाणों की संख्या, उसके बाद में क्या बताया था प्लस माइनस एक्स डिवाइडेड बाय नया परिमाणों की संख्या। समझिएगा तो यहाँ पे आपको पुराना एवरेज मालूम है क्या, कि पुराना एवरेज कितना था उसके 10 पारियों का, तो नहीं मालूम है तो आप क्या मानेंगे यहाँ पे x, माना कि 10 पारियों का उसका औसत कितना रहा होगा x, और पुराना परिमाण कितने थे तो 10 ही रहेंगे,
क्योंकि 11वीं पारी का बताया है तो उसके शुरू के 10 परिमाणों की संख्या कितनी होगी, 1 से लेकर 10 तक के बीच में टोटल 10 होगी। तो मैं यहाँ पे क्या मान रहा हूँ, पुराना औसत बराबर x और परिमाणों की संख्या कितनी हो जाएगी 10। अब आप ये बताइए 11वीं पारी खेला है, तो 11वीं पारी खेला है मतलब क्या होगा, ये इंक्लूड होगा, और अगर इंक्लूड होगा या शामिल होगा तो हम लोग कौन सा यूज करेंगे, प्लस का साइन। और जो प्लस x है इसी x का वैल्यू दिया है क्या, किसने कितना स्कोर किया है 77, कितना स्कोर किया है 77। तो भाषा बदला है लेकिन फॉर्मूला आप इसी से बना सकते हैं, क्लियर है कि नहीं। तो पुराना औसत मैंने कितना माना x, पुराना परिमाणों की संख्या कितनी हो गई 10, और यहाँ पे 77 रन क्या किया उसने, बनाया है तो मतलब क्या होगा, इंक्लूड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा +77। अब नया परिमाणों की संख्या क्या हो गई, तो पुराने कितने थे 10वां और एक कौन सा हो गया 11वां, तो टोटल कितना परिमाण हो गए 11। तो जब ये 11वीं पारी में 77 रन स्कोर किया तो इसके एवरेज में क्या परिवर्तन हुआ, तो इसका एवरेज दिया है, इसको औसत स्कोर जो है 3 से क्या हो गया बढ़ जाता है। और अभी मैं बताया कि अगर बढ़ जाएगा तो पुराने एवरेज में क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, और अगर कम होता तो पुराने एवरेज में क्या करना पड़ता, कम करना पड़ता। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा x+3। तो जो आपके पास जो बना 11वीं पारी के बाद जो औसत बना क्या मिलेगा आपके पास x+3, और यहाँ पे क्या मिलेगा टोटल 11वीं पारियों का रन डिवाइडेड बाई 11 परिमाणों की संख्या। तो समझिएगा यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं 10 × x + 77 डिवाइडेड बाई 11। सॉल्व करने पे क्या मिलेगा 11x + 33 = 10x + 77। तो यहाँ पास से जो मिलेगा वो क्या मिलेगा आपके पास 11x - 10x कितना हो जाएगा 1x = कितना हो जाएगा 77 - 33। तो रिजल्ट जो मिलेगा वो कितना मिलेगा 44। और आपने x बराबर क्या माना है, x बराबर माना था 10 पारियों का औसत, x बराबर आपने क्या माना था 10 पारियों का औसत, लेकिन पूछा क्या गया है एवरेज स्कोर आफ्टर 11th इनिंग। एवरेज स्कोर क्या पूछा है आफ्टर 11th इनिंग। तो आफ्टर 11th इनिंग जो स्कोर बनेगा वो कितना बनेगा उसका x+3। देयरफॉर आप क्या बोलोगे, देयरफॉर x+3 = कितना हो जाएगा 44 + 3 कितना हो गया यहाँ पास से 47। ध्यान रखना है इसको गलती नहीं करना, जो x माना हूं मैं वो क्या माना था मैं 10 इनिंग का औसत माना था मैं, ठीक है ना, 10 पारियों का एवरेज माना था। तो जो x निकला है वो 10 पारियों का औसत है। और पूछा क्या गया है 11वीं पारी के बाद, तो 11वीं पारी के बाद क्या परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, औसत में 3 की वृद्धि। तो जो आप वैल्यू रखोगे क्या रखोगे x+3। समझ में आ गया होगा। एक लास्ट अनाउंसमेंट एक बार और कर रहा हूं मैं, धारा GS के द्वारा हॉस्टल वार्डन की बैच स्टार्ट होने जा रही है 7 मार्च दिन गुरुवार। टाइमिंग रहेगा सुबह 7:30 से 10:30। ध्यान रहना कब की बात है ये मॉर्निंग, ठीक है ना। टाइमिंग क्या रहेगी इसकी मॉर्निंग में 7:30 से 10:30, दोनों मोड में होंगी ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन। अगर आप ऑफलाइन अटेंड करना चाहते हैं तो आपको दिए गए एड्रेस पे आना पड़ेगा, अगर आप ऑनलाइन अटेंड करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पे पहले रजिस्ट्रेशन कराएंगे। रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही आप क्लास अटेंड कर पाएंगे, जिसमें कि पोखराज सर कंप्यूटर पढ़ाएंगे, आकाश सर बाल मनोविज्ञान एवं सामान्य ज्ञान, मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा, सोनल मैडम आपको अंग्रेजी पढ़ाएगी इंग्लिश लैंग्वेज, किरण मैडम पढ़ाएंगी आपको हिंदी लैंग्वेज, ठीक है। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और इसमें 3 दिन का डेमो भी अवेलेबल रहेगा, ठीक है कि नहीं, 3 दिन का डेमो रहेगा, आप डेमो भी देख सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, क्योंकि भी आने वाले समय पे ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलते रहेंगे, जिसमें आपके हॉस्टल वार्डन के, शिक्षक भर्ती के कई महत्वपूर्ण टॉपिक कवर किए जाएंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।